सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं खिलाफत आंदोलन और उसका राष्ट्रव्यापी प्रभाव क्या रहा। कांग्रेस ने, जैसा कि पूर्व में हम पढ़ चुके हैं, दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया था और इसी सम्मेलन में पंजाब के अत्याचार और खिलाफत के साथ स्वराज्य को पाने का प्रश्न भी जोड़ लिया गया था। कांग्रेस के उक्त प्रस्ताव का मुस्लिम उलेमाओं ने जोरदार समर्थन किया। जमायतुल उलेमा के लगभग 900 मुसलमान विद्वानों ने एक फतवा जारी किया और असहयोग को स्वीकृति प्रदान कर दी। मुसलमान और हिंदू दोनों समुदाय खिलाफत और स्वराज्य की स्थापना के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। खिलाफत कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है जुलाई 1921 में कराची में किया गया, जिसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया कि आज की परिस्थिति में मुसलमानों के लिए अंग्रेजी सेना में बने रहना, उसमें भर्ती होना या किसी अन्य को भर्ती होने के लिए प्रेरित करना धार्मिक दृष्टि से अपराध है। इस पर सम्मेलन के सभापति मौलाना मोहम्मद अली को राजद्रोहपूर्ण भाषण व सरकार विरोधी प्रचार करने, जनता को हिंसात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के लिए अपराध उन्हें और उनके भाई शौकत अली को जो है सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। अक्टूबर 1921 में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव में खिलाफत सम्मेलन के उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। मोहम्मद अली की गिरफ्तारी पर गांधी जी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हर भारतीय नागरिक और सैनिक का कर्तव्य है कि वे दमनकारी सत्ता से अपना नाता तोड़ ले और उसे किसी तरह का सहयोग नहीं दे। खिलाफत आंदोलन की जो बात है उसे आम लोगों तक पहुंचाने में जो है मीडिया की प्रमुख भूमिका रही और उस समय के जो प्रमुख अखबार थे जिन्होंने ये बात जनता तक पहुंचाई, उनमें कॉमरेड और अल हिलाल, कॉमरेड जो कि मोहम्मद अली द्वारा निकाला जाता था, अल हिलाल जो मौलाना आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया जाता था, जमींदार, हमदर्द व खिलाफत आदि अखबार जो है प्रमुख थे। और सरकार ने अपनी प्रतिक्रियावादी नीति पर चलते हुए अपने विरोधी इन अखबारों को प्रतिबंधित कर दिया था, जैसे वे हमेशा करती रही थी। लेकिन सरकारी दमन चक्र के बावजूद खिलाफत और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के उत्साह व ब्रिटिश सरकार की विरोधी भावना में कोई कमी नहीं आई। देश के लगभग सभी शहरों व कस्बों में असहयोग कार्यक्रम के समर्थन में हिंदुओं व मुसलमानों ने कांग्रेस और खिलाफत के झंडे साथ लेकर जोरदार प्रदर्शन किए। परिणामतः राजबंदियों की संख्या जो है 30,000 तक पहुंच गई। राजबंदी यानी सरकार की के द्वारा जो आंदोलनकारियों को बंदी बनाया गया था, उनकी संख्या जो है लगभग 30,000 तक हो गई। जनता के असंतोष का ऐसा जबरदस्त और कामयाब प्रदर्शन भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। दूर दूर के गांव में भी लोग कांग्रेस, स्वराज्य, पंजाब कांड और खिलाफत की बात करने लगे थे। बहुत से देहाती इलाकों में तो लोगों ने खिलाफत शब्द का एक मनचाहा अर्थ निकाल लिया था। वे समझते थे कि खिलाफत शब्द जो है खिलाफ से बना है, अर्थात सरकार के खिलाफ। राष्ट्रीयता, धर्म और रहस्यवाद का एक अजीब सा माहौल अब बन गया था। इसीलिए प्रसिद्ध जो कांग्रेसी नेता थे उस समय के, पट्टाभी सीतारमैया, उन्होंने लिखा है कि इस प्रकार खिलाफत पंजाब की भूलों और अपर्याप्त सुधारों की त्रिवेणी से पानी किनारे से ऊपर बह चला और इस संगम ने राष्ट्रीय असंतोष की धारा को आकार और स्वरूप में बढ़ा दिया। उसी दौरान जो है, जब ये आंदोलन चल रहा था विद्यार्थियों, तो मालाबार के किसानों ने भी विद्रोह किया और ये आंदोलन आमतौर पर जो है मोपला किसान विद्रोह के नाम से जाना जाते हैं। मालाबार के किसान जो है मुस्लिम थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और उसमें जो है अंग्रेजों से असहयोग के गांधी जी के आह्वान के साथ किसानों की जमींदार विरोधी मांगे भी इस आंदोलन में एकाकार हो गई थी। फलतः मालाबार के अत्याचार पीड़ित किसान खिलाफत की भावना से हिम्मत पाकर हिंदू जमींदारों और राज सत्ता के खिलाफ उठ खड़े हुए। मोपला विद्रोह को सरकार ने सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया, क्योंकि जो किसान थे मोपला वो तो थे, मुस्लिम थे, और जो जमींदार थे जो उनका शोषण कर रहे थे वो हिंदू थे। उक्त मोपलों को या उक्त मोपला विद्रोह का दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सेना तक बुलाया। वहाँ मार्शल लॉ लागू किया गया और उसके अंतर्गत विद्रोहियों को बंदी बनाकर भयंकर यातनाएं दी गई। ये सरकार की जो है प्रतिक्रियावादी नीति थी और सरकार अपने खिलाफ होने वाले
आंदोलनों को प्राय इसी तरीके से जो है उसका दमन करती थी, ताकि कोई अन्य जगह पर या अन्य कोई समुदाय या शोषित वर्ग जो है विद्रोह नहीं कर दे। अब हम बात करते हैं आंदोलन की समाप्ति की ओर। गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए जाने के साथ ही खिलाफत आंदोलन भी विद्यार्थियों धीरे धीरे कमजोर हो गया, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से शक्ति मिल रही थी, और जब एक आंदोलन समाप्त हुआ तो दूसरा आंदोलन जो है वो भी कमजोर पड़ता चला गया। आगे चलकर तुर्की में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, और उसने तो खिलाफत के पूरे सवाल को ही असंगत बना दिया, और भारतीय खिलाफत आंदोलन को तुर्की से भी कोई समर्थन नहीं मिला। और जिस तुर्की के प्रधान शासक खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए आंदोलन किया जा रहा था, उन्होंने उनको कोई मदद नहीं दी। मार्च 1924 में टर्की में जो है जो सुल्तान था, वहाँ का शासक था, उसे पद से हटा दिया गया और लोकतंत्रात्मक सरकार वहाँ पर बनी। और गणतंत्र जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे, उनके नेतृत्व में वहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट बनी, और गणतंत्र की सरकार ने एक विधेयक पारित कर खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। और जब खलीफा का पद ही समाप्त हो गया तो भारत में खिलाफत आंदोलन चलाने का कोई औचित्य ही नहीं था। ऐसी स्थिति में भारत में भी अब खिलाफत आंदोलन जो है समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन और महात्मा गांधी के क्या संबंध रहे, इसकी भी मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगी। गांधी जी जो है शुरू से ही अपने को खिलाफत आंदोलन के साथ बनाए रखा था उन्होंने, और 24 नवंबर 1919 को उनके सभापतित्व में ही अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन सम्मेलन आयोजित हुआ था। गांधी जी ने खिलाफत के सवाल को हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने का स्वर्णिम अवसर समझकर 23 करोड़ हिंदुओं को आह्वान किया था कि वे 7 करोड़ मुस्लिम भाइयों की सहायता के लिए आगे आएं और सरकार को मदद देना बंद कर दें। गांधी जी की सलाह से 19 जनवरी 1920 को डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से भेंट करने गया था, लेकिन वायसराय से उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। महात्मा गांधी की सलाह से ही एक शिष्टमंडल मौलाना मोहम्मद अली की अध्यक्षता में इंग्लैंड भी गया था, लेकिन यद्यपि इस शिष्टमंडल को भारत मंत्री लॉर्ड मांटेग्यू का समर्थन प्राप्त था, किंतु उसे अपने उद्देश्य में किसी प्रकार की सफलता नहीं प्राप्त हुई। वो टर्की के लिए कोई भी जो है आशाजनक जो है प्रस्ताव लेकर नहीं आ पाए। शिष्टमंडल निराश होकर भारत लौट आया और मौलाना मोहम्मद अली अपने साथियों सहित कांग्रेस में शामिल हो गए। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी आश्वस्त थे कि मुसलमानों का पक्ष न्याय संगत है, और उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ने का औचित्य स्पष्ट करते हुए कहा था कि ये ठीक ठीक मेरी नैतिक जिम्मेदारी की भावना है जिसने मुझे खिलाफत के प्रश्न को हाथ में लेने तथा मुसलमानों के सुख दुख में उनका साथ देने के लिए प्रेरित किया है। ये बिल्कुल सही है कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता में सहायता दे रहा हूँ और उसे प्रोत्साहित कर रहा हूँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी को मिला, लेकिन चूंकि असहयोग आंदोलन असामयिक रूप से समाप्त हो गया बीच में ही, तो उसी प्रकार जो है फिर टर्की में जो परिस्थितियां बदली, सत्ता का जो परिवर्तन हुआ, राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्रात्मक सरकार स्थापित हुई, तो उसकी वजह से जो है भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया, और वो अपना जो उद्देश्य था कि टर्की के स्वायत्ता बनी रहे और उसकी वो सारी चीज़ें अब नहीं हो पाई। इसके बाद हम सार रूप में देखें कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, तो ये कह सकते हैं हम कि महात्मा गांधी जब जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रह की ख्याति प्राप्त करके लौटे थे। गांधी जी अफ्रीका से अपने साथ जीवन का एक विशिष्ट दर्शन तथा एक ऐसी राजनीतिक पद्धति लाए थे जिसकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी थी। सन 1917 में उन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेना प्रारंभ किया। प्रारंभ में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में किसानों मजदूरों के स्थानीय लक्ष्यों को उठाकर गांधी ने राष्ट्रव्यापी लोकप्रियता प्राप्त की। 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों और युद्धकालीन वायदों की अवहेलना ने गांधी को क्रांतिकारी सत्याग्रही बना दिया। वह ब्रिटिश सरकार के सहयोगी से असहयोगी बन गए, और सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया।
जिसका उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश भारत की जो भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं हैं उन सब का बहिष्कार कर दिया जाए। चोरी चौरा कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। विद्यार्थियों, यद्यपि ये आंदोलन 1 साल में स्वराज्य प्राप्ति के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आम जनता का आंदोलन बना दिया। 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन का उदय हुआ। इसका उद्देश्य खलीफा की सत्ता को पुनर्स्थापित करना था। भारतीय मुसलमानों को असहयोग की ओर आकर्षित करने में खिलाफत आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। टर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के हाथों में सत्ता आते ही 1924 में खलीफा के पद एवं खिलाफत को समाप्त कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप भारत में भी आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या महत्व है, क्या इन आंदोलनों के उदय के कारण थे, क्या इनका प्रभाव पड़ा और क्या परिणाम सामने आए, इसकी विस्तृत चर्चा हमने की। और जहाँ तक इनके ऊपर सवाल जो बनते हैं, आप देख सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन का जो है सवाल जो बनता है वो कि खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसका क्या महत्व है। वहीं मोपला विद्रोह के बारे में भी टिप्पणी पूछी जा सकती है। साथ ही असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या है और गांधी जी और असहयोग आंदोलन और गांधी जी और खिलाफत आंदोलन, इनके ऊपर भी शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप इन दोनों आंदोलन जो कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं, उनके बारे में आपको जो है जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।